तो दोस्तों, आज तुम लोग का मतलब कल तुम लोग का पेपर है क्लाउड कंप्यूटिंग का, और कल ना हो तो अगर तुम वीडियो बाद में देख रहे हो तो तुम सबके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की आज हम करने वाले हैं यूनिट 1। ठीक है। इस पूरी यूनिट 1 शॉर्ट में मैं पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग का यूनिट 1 जो है अच्छे से समझा दूंगा। बस वीडियो में बने रहो ताकि आपको पूरी की पूरा यूनिट तैयार हो जाए। ठीक है। एंड तक बने रहना और कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगी ये वीडियो। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ technology that allow you to use computer tech resources like storage, servers, database, software and networking through the internet। देखो, सबसे पहली बात तो क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग को ज्यादातर लोग उससे ये समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ स्टोरेज काम में आती है, यानी कि तुमने गूगल फोटोज में अपनी फोटो सेव करके रखी है या गूगल ड्राइव में तुमने कुछ चीज स्टोर करके रखी है और तुम उसे इंटरनेट की मदद से इसे रिट्रीव कर सकते हो। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ इतनी सी नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर पे तुम वेरियस रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारे स्टोरेज तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ सर्वर्स, डाटाबेस, सॉफ्टवेयर एंड तुम्हारा नेटवर्किंग भी उसमें आता है। और इन सब चीजों को तुम कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो? बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके। अब हम बात करते हैं आगे। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर, लोकल सर्वर्स। ठीक है। और इसकी एक और बात है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी तुम चीजें, ये टेक्नोलॉजी, जो रिसोर्सेज तुम यूज करते हो, ये तो यही नहीं है कि तुम सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर पे रखते हो या लोकल सर्वर पे रखते हो। इसे तुम कहीं से भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज बाय द इंटरनेट के थ्रू हेल्पफुल होती है। ओके। नाउ हम आगे बात करते हैं। इन क्लाउड कंप्यूटिंग ऑल द डाटा एंड एप्लीकेशंस आर स्टोर्ड इन लार्ज डाटा सेंटर्स। ठीक है। ये क्या होते हैं? बड़े बड़े डाटा सेंटर्स बने होते हैं, उनमें ये सारी चीजें क्या स्टोर होती हैं, जिन्हें मैनेज क्या करते हैं? क्लाउड प्रोवाइडर्स उन्हें मैनेज करते हैं। अब क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन कौन है? देखो, सबसे पहले AWS, एज्योर एंड गूगल क्लाउड। देखो, ये गूगल क्लाउड मतलब ये सब क्या हुए? ये तुम्हारी कंपनियां हो गई जो कि तुम्हें क्या डाटा सेंटर्स को देते हैं, जहां पे तुम लोग क्लाउड स्टोरेज देते हैं, क्लाउड की फैसिलिटीज देते हैं, जहां तुम उन्हें यूज कर सकते हो। ठीक है। You can access these resources anytime from anywhere by the use of internet। और तुम इन्हें कहीं से भी यूज कर सकते हो, किसी भी टाइम यूज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अच्छा, ये बस एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी में जैसा होता है ना, वैसे ही तुम्हारा क्या है क्लाउड सर्विस है। जैसे कि देखो, यू डोंट बिल्ड योर ओन पावर प्लांट, तुम्हें खुद का पावर प्लांट बनाना नहीं पड़ता है। यू यूज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ग्रिड एंड पे फॉर व्हाट यू यूज। सिमिलरली इन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में तुम जितना यूज करते हो स्टोरेज को, उतना ही तुम्हें उसे पे करना पड़ता है। यू डोंट बाय एक्सपेंसिव हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे पास बिजली का तार डल जाता है, लाइट आने लगती है घर में, है ना। सिमिलरली क्लाउड कंप्यूटिंग में तुम्हें कोई अलग से कोई सेटअप बिल्डअप नहीं करके रखना है घर में कि भाई स्टोरेज करना है, तुम्हें पूरा सेटअप है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ बिल्डअप करके रखना होगा, कुछ नहीं। ठीक है। यू रेंट कंप्यूटिंग सर्विस एंड पे ओनली फॉर यूज। और तुम कुछ रेंट भी कर सकते हो कंप्यूटिंग चीजों को, और उन्हें उसी के लिए तुम पे करोगे सिर्फ। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तरह क्लाउड कंप्यूटिंग भी हेल्पफुल होती है। अब इसके की फीचर्स समझते हैं, की फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। सबसे पहले ऑन डिमांड सर्विस। ऑन डिमांड सर्विस में क्या आता है? अवेलेबल वेन एवर नीडेड। मतलब देखो, जब तुम्हें जरूरत पड़ती है तब तुम क्लाउड कंप्यूटिंग को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे क्या होता है, जब हमारे फेस्टिवल सीजन होते हैं तो अमेजोन पे बहुत हैवी ट्रैफिक आता है। ठीक है। जब तो क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, वहां पर स्टोरेज की मतलब वहां पर क्या करते हैं, सर्विस जो है उनकी वो बढ़ा देते हैं उसे। ठीक है। तो ऑन डिमांड सर्विस होता है इस हिसाब से। एक्सेस थ्रू इंटरनेट फ्रॉम एनी डिवाइस। और की फीचर में सबसे पहले ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस हो गया, ऑन डिमांड सर्विस हो गया। एंड देन एक्सेस थ्रू इंटरनेट, हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? किसी भी इंटरनेट से कर सकते हैं, फ्रॉम एनी डिवाइस। ठीक है। नो नीड टू मैनेज हार्डवेयर, हमें कोई भी हार्डवेयर को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। पे यू पे एज यू गो मॉडल, मतलब कि तुम उसी के लिए पे करो जिसे तुम यूज कर रहे हैं, एंड अदरवाइज तुम जा सकते हो। एंड इजी स्केलिंग है, तो इंक्रीज और डिक्रीज रिसोर्सेज इजिली। इजी स्केलिंग का मतलब ये समझ लो कि भाई जो फेस्टिव सीजन में हम लोग रिसोर्सेज को बढ़ा देते हैं ताकि हैवी ट्रैफिक आता है तो साइट डाउन ना हो। ठीक है। इस हिसाब से। अब अगर हमारे एग्जांपल की अगर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो दो एग्जांपल में आते हैं हमारे गूगल ड्राइव, जीमेल, यूट्यूब एंड ड्रॉपबॉक्स। तो ये सब क्या हुए? तुम्हारे एग्जांपल है जहां पर तुम कुछ भी चीजें को स्टोर करते हो या नेटवर्क या सर्वर्स को इस्तेमाल करते हो, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। You are using cloud computer because your data and applications are stored on cloud servers, not in your personal device। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे जो चीजें होती है वो कहाँ स्टोर हो जाती है? क्लाउड सर्वर पे स्टोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से तुम सारी चीजों को एक्सेस कर पाते हो। ठीक है। ये तुम्हारा जितना भी डाटा होगा वो कहाँ स्टोर हो रहा है? तुम्हारा क्लाउड सर्वर में स्टोर हो रहा है, क्लाउड सर्वर। ओके। इस तरीके से। चलो, अब हम आगे बात करते हैं इसकी कुछ शॉर्ट डेफिनेशन समझ लेते हैं। मतलब ओवरऑल क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो रहा है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल दैट एनेबल कन्वीनिएंट ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर पूल
ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ऐसा एक रिसोर्स है जो कि हमें कंप्यूटर फैसिलिटीज को, कंप्यूटर रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाता है, मतलब कई सारे, ठीक है, जैसे कि उसमें आते हैं हमारे नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज, एप्लीकेशन एंड अदर सर्विसेज, ठीक है, ओवर द इंटरनेट विच कैन बी रैपिडली प्रोविजनड एंड रिलीज विद द मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट, और जो कि हम लोग कभी भी उन्हें इंक्रीज कर सकते हैं, पे भी उसी के लिए कर रहे हैं जितना हम यूज कर रहे हैं, और बहुत ही कम एफर्ट हमें लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन। अगला टॉपिक तुम्हारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है, इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो सबसे पहले आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटिंग। मेन फ्रेम कंप्यूटिंग जो है 1950 में आया था, 1950 से 1970। बस तुम 1950 याद रखो, अदरवाइज जिसमें ज़्यादा तुम्हें डेटेज याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, पावरफुल सेंट्रलाइज सिस्टम होता है इसमें, मल्टीपल यूजर कनेक्ट बाय टर्मिनल्स, ठीक है, और यूज फॉर बल्क प्रोसेसिंग, बैंकिंग, रेलवे रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये क्या है, और इसमें एक और चीज़ है जो कि है हाई रिलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। तो ये बहुत ही ज़्यादा बल्क, मतलब हाईली पावरफुल सिस्टम होता है जो कि बड़े बड़े कामों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट जीरो डाउन टाइम एंड वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसकी, किसकी, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग की। मेन फ्रेम कंप्यूटिंग में सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो कि बहुत पावरफुल होता है, जो कि बड़े बड़े प्रोसेस के लिए काम में आता है, बल्क प्रोसेसिंग के लिए, जैसे कि हमारे बैंकिंग, रेलवे रिजर्वेशन वगैरह हो गया। इसमें फॉल्ट टॉलरेंस बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल ही है, इसका हाई रिलेबिलिटी और ऑलमोस्ट जीरो डाउनटाउन और वेरी एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो इसकी अगर लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हाई कॉस्ट हो गई है, ठीक है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी हो गई, एंड हमारा हो गया रिक्वायर स्पेशलाइज्ड मूवमेंट एनवायरमेंट, ओके, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या था, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड शेयर कंप्यूटिंग, ओके। तो अब हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमारा 1970 में आया, तो मेन फ्रेम सबसे पहले हो गया। मेन फ्रेम के बाद हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड जो कि 1970 में, तो ये 1950 1970, ओके। देन डिस्ट्रीब्यूटेड की अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर वर्किंग टुगेदर, मतलब बहुत अलग अलग सारे कंप्यूटर होते हैं इंडिपेंडेंटली, और लेकिन वो एक ही जगह पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वर्क टुगेदर, अपीयर्स एज अ सिंगल सिस्टम। और जब सारे सिस्टम एक ही मतलब जैसे मतलब एक ग्रुप हो गया, उसमें कई सारे हमारे कंप्यूटर हो गए, एक ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है, एक हमारा ये दूसरा कंप्यूटर हो गया, ऐसे ही हमारे एक और कंप्यूटर हो गया। तो क्या होता है कि अलग अलग कंप्यूटर होते हैं जो कि एक ही जगह पर रहते हैं, वर्क एज अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग अमंग नीड अमंग नोड्स, और रिसोर्स शेयरिंग यहाँ पे क्या होता है, ईजी हो जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है इसकी, तो स्केलेबिलिटी होती है इसमें, कनकरेंसी होती है, ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस एंड हेट्रोजेनिटी, ठीक है। तो ये सब इसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी डिस्ट्रीब्यूटिव की। नीड क्या पड़ी, लिमिटेशन क्या थी इसकी, नीडेड टू बी अ सेम जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। तो काफी सारी चीज इसमें अच्छी थी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर में, ये स्केलेबल भी हो सकता था, कंकरेंसी भी थी, फॉल्ट टॉलरेंस भी था, ठीक है। लेकिन इसमें हमारी एक दिक्कत थी कि भाई सारे कंप्यूटर को हमारे एक ही जगह पर होना चाहिए, ये नहीं कि भाई कि कोई दूसरी जगह से कहीं से भी इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमारी इसमें यही हमारी लिमिटेशन थी कि भाई कि हमें क्या है कि सारे जियोग्राफिकल लोकेशन की यहाँ पर वो थी, प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो रिजल्ट के तौर पे इससे हमारे निकले आए क्लस्टर, ग्रिड एंड यूटिलिटी कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले हमारा क्या था, मेन फ्रेम, देन हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड जो कि 1970 में आया। अब हमारा आ गया क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग जो कि हमारा 1980 में आया, ठीक है। तो 1980 में क्लस्टर कंप्यूटिंग आया, इसमें क्या हुआ था, मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू द हाई स्पीड नेटवर्क। अब यहाँ पर क्या था, मल्टीपल कंप्यूटर हाई स्पीड नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड कर दिए गए, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, चीप अल्टरनेटिव ऑफ मेन फ्रेम। अब मेन फ्रेम क्या था, कॉस्टली बहुत ज्यादा था, लेकिन अब क्लस्टर क्या हुआ, बहुत ज्यादा कम कॉस्ट में था, चीपर हो गया, ठीक है। हाई कंप्यूटिंग पावर इसमें भी थी, एंड इजी टू ऐड एंड रिमूव नोड्स, ठीक है। मतलब कि कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो भी सकते थे और उन्हें हटा भी सकते थे हम लोग आसानी से, ठीक है। और ये भी हाई पावर कंप्यूटिंग में आते थे, यूज फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस, ठीक है। अब लिमिटेशन की अगर बात करें तो स्टिल जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर भी आ रही थी। जब सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हाई स्पीड नेटवर्क के थ्रू, तो यहाँ पे भी जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी, और इसे सॉर्ट आउट करने के लिए फिर हमारा आया ग्रिड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो अब एक बार फिर से कर लो, क्या क्या था हमारा, मेन फ्रेम 1950, एंड फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड 1970, फिर इसके बाद आया हमारा क्लस्टर 1980, ठीक है। और अब हमारा आ गया ग्रिड, तो एम डी और फिर सी जी, ठीक है, एम डी सी जी। एम डी से एम मेन फ्रेम, डी से डिस्ट्रीब्यूटेड, सी से क्लस्टर, एंड फिर जी से ग्रिड। तो इस तरीके से तुम्हें याद हो जाएंगे 1950, 1970, 1980 और 1990 हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ग्रिड कंप्यूटिंग की अगर बात करें तो कंप्यूटर्स लोकेटेड एट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, ठीक है। अब समझो क्या था हमारे क्लस्टर में, ये तो हाई स्पीड नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड थे, बट ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड, और इंटरनेट तो हमारा पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, तो ये डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे भी रह सकते हैं, ठीक है। बिलोंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, शेयर्ड लार्ज कम्युनिकेशनल टास्क, ठीक है। तो ये सब चीजें किसकी थी, हमारी ग्रिड कंप्यूटिंग की थी।
इसमें हमारी प्रॉब्लम क्या थी, लो बैंडविड्थ, नेटवर्क लेटेंसी एंड सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेशन इशू। तो देखो यार, जब भी कुछ ना कुछ चीजें होती है तो कुछ ना कुछ इसमें चीजें वो भी आ सकती है, ड्रॉबैक भी आ जाती है। जैसे इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी, सिक्योरिटी वगैरह की भी हो रहा था। देयरफॉर क्लाउड इज ऑफ्टन कॉल्ड सक्सेसर ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें इसने सॉर्ट आउट करी थी, इसलिए हमने इसे सक्सेसर ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग भी कहा गया। आगे हमारा आता है यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग हमारा 1990 से 2000 तक आया, जो कि ग्रिड कंप्यूटिंग के उसी के टाइम के दौरान ही था। इसमें क्या था, कंप्यूटिंग एज अ मेथड सर्विस पे पर यूज मॉडल लाइक इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की, अगर तुम यूज कर रहे हो तो पे करो वरना नहीं करो। ठीक है, रिसोर्सेज प्रोवाइडेड, इसमें क्या किया गया है, देखो स्टोरेज, सर्वर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्यूटिंग पावर। तो सर्वर्स हो गए ये, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्यूटिंग पावर, ये सब क्या रिसोर्सेज कहाँ से प्रोवाइड किया गया, किसने किया, हमारे ये यूटिलिटी कंप्यूटिंग ने। ठीक है, तो सबसे पहले मेन फ्रेम, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लस्टर, ग्रिड, फिर यूटिलिटी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन 1980 में प्रेजेंट किया गया था। इसकी बात अगर हम करें तो वन फिजिकल मशीन मैनी वर्चुअल मशीन। ठीक है, मतलब एक फिजिकल मशीन जो कई सारी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकती है। इसमें क्या होता है कि ये इंप्रूव करता है रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन को, सेपरेट करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेयर को, एंड बेसिक ऑफ द प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजन EC2, ठीक है, VMware और हाइपर वी, ये ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म ये से यूज करते थे। ठीक है ना, अब आगे हम बात करें टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे इसके लिए, क्योंकि तुम आगे पढ़ोगे भी दूसरी यूनिट्स में। ठीक है, इसमें आता है हमारा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग OS वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन एंड नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये 4 वर्चुअलाइजेशन हो गए। बैकबोन टेक्नोलॉजी की बात करें तो मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग पे ये डिपेंडेंट था। तो अब यहाँ था हमारा क्या हो गया, कि अभी हमने पढ़ा यूटिलिटी, देन वर्चुअलाइजेशन हो गया। वर्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फिर आता है हमारा वेब 2.0, इंटरेक्टिव वेब। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, तो ये डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट्स होती है, यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है इसमें, और सपोर्टेड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस होती है, जो कि तुम जानते हो यार, यूजर जनरेटेड कंटेंट जो जो डालते हैं वेबसाइट्स वगैरह, वही चीजें हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसके लिए हो गया क्या, एग्जाम्पल में हम मान लो गूगल डॉक्स हो गया, गूगल मैप्स हो गया, फेसबुक हो गया और ट्विटर हो गया। ओके, तो ये सब हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद अनेबल क्या किया, रिच इंटरनेट एप्लीकेशन RIA। ठीक है, ये अनेबल्ड हो गया था क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई इंटरनेट पर। सब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ठीक है, ये और हमारा एक और आता है इसमें, जिसमें हमारा होता है यूजर सर्विस एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, प्रोमोट रीयूजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इंट्रोड्यूस किया इसने क्या, SAS यानी, ठीक है, QoS एंड SLA यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, तो SOA इज रेफरेंशियल मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। SOA यानी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। क्लियर, ये छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है जिसे तुम लोग बहुत बड़ा करके लिख भी लोगे, और हाँ इतना याद कर लो तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें सिंपल इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग के डायग्राम की, तो सबसे पहले हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटिंग था। ठीक है, देन हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड आया, इसके बाद हमारे पास आया क्लस्टर और ग्रिड। तो ये तो तुम्हें 4 याद कर लो ऐसे, देखो MDCG, MDS सुना था, MDH मसाले वाला। ठीक है, तो बस MDCG ये 4 हो गए याद। इसके बाद से आता है यूटिलिटी वर्चुअलाइजेशन, UVW, देखो UVW, तो यहां से ये याद कर लो। तो सबसे पहले तुम्हारा हो गया MDCG, UVW एंड फिर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। भाई मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग, ये तो फिर तुम्हारा क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, इसमें कुछ नहीं है। मेन हमारे यहाँ तक है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर से। तो सबसे पहले हो गया तुम्हारा क्या, मेन फ्रेम, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर, ग्रिड, DMCG एंड देन यूटिलिटी UVW यानी यूटिलिटी वर्चुअलाइजेशन एंड वेब 2.0 एंड सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ओके, तो ऐसे याद हो जाएगा अच्छे से। चलो अब हम बात करते हैं इसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसमें हमारा क्या है, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर टू फंडामेंटल कंप्यूटिंग मॉडल्स दैट form the foundation of modern cloud computing. Okay, both the aim to process large and complex problem by dividing tasks into smaller subtasks and executing them simultaneously. तो दोनों क्या ही करते हैं कि दोनों क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उन्हें डिवाइड कर देते हैं कई सारे टास्क में और स्मॉल सब टास्क में। ठीक है, और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं साइमल्टेनियसली। However, they differ in terms of architecture, data sharing and communication mechanism एंड रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये डिफरेंट भी है कई तरीके से, जैसे हमारे आर्किटेक्चर वगैरह हो, डाटा शेयरिंग और कम्युनिकेशन वगैरह की तरह से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है। ठीक है, पैरेलल कंप्यूटिंग इज अ मॉडल इन विच मल्टी प्रोसेस एग्जीक्यूटेड मल्टी टास्क साइमल्टेनियसली टू रिड्यूस कंप्यूटेशन टाइम एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, तो क्या है कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसा मॉडल है जो कि मल्टी प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है और रिड्यूस करता है कंप्यूटेशन टाइम को एंड इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग, तो इसमें हमारे आते हैं
टास्क डिकम्पोजिशन सबसे पहले, ठीक है। इसमें टास्क डिकम्पोजिशन क्या है? अ लार्ज प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब टास्क, ठीक है। टास्क डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन तुमने अगर उसमें भी पढ़ा हो, डीबीएमएस में भी था, ठीक है। मतलब क्या करते थे उसमें, सॉर्ट आउट करते थे। तो ये भी करता है, लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉलर सब टास्क में डिवाइड कर देता है। दीज टास्क आर एग्जीक्यूटेड एट सेम टाइम, और फिर जब छोटे छोटे टास्क हो गए तो वो सब सारे टास्क एक साथ ही एग्जीक्यूट होने लगते हैं, ठीक है। कनकरेंसी को भी ये क्या करता है, इसका प्रिंसिपल में आ जाता है। कनकरेंसी क्या है? मल्टीपल ऑपरेशन ऑकर साइमल्टेनियसली इंस्टेड ऑफ सिक्वेंसली। तो ये कनकरेंसी को करता है, ठीक है। सीक्वेंस में नहीं करता है, सारे मल्टीपल जो छोटे छोटे टास्क होते हैं उन्हें एक साथ ही परफॉर्म कर देता है, इसलिए कनकरेंसी। इसके बाद आता है हमारा शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में सेम मेमोरी एक्सेस बाय प्रोसेसर होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम में क्या होता है? ईच प्रोसेसर हैज लोकल मेमोरी। तो हमारे ये किस पे बेस्ड है? शेयर और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी दोनों, ठीक है। इसमें हमारे आ जाता है शेयर मेमोरी में, जहाँ मतलब सेम मेमोरी होती है प्रोसेसर के पास, एक्सेस बाय प्रोसेसर होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में ईच प्रोसेसर के पास लोकल मेमोरी होती है, ठीक है। डाटा पैरेललिज्म, सेम ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन डिफरेंट चंक ऑफ डाटा, ठीक है। तो क्या होता है कि कई सारे ऑपरेशन क्या होता है, डिफरेंट चंक ऑफ डाटा में परफॉर्म हो रहे होते हैं। कंट्रोल पैरेललिज्म, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड एट सेम टाइम, कई सारे एग्जीक्यूशन एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है, ये बात तो बता ही चुका हूँ, है ना। तो कंट्रोल पैरेललिज्म एंड सिंक्रोनाइजेशन, रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल प्रोसेसर आर कोऑर्डिनेटेड एंड कंबाइंड। और जब ब्रेक डाउन होकर सारा रिजल्ट आता है ना, उसे कंबाइन करके फिर देता है, सिंक्रोनाइजेशन। एंड स्पीड अप एंड एफिशिएंसी, एम इज टू रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम एंड मेजर टू परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो ये स्पीड अप भी होता है, एफिशिएंसी भी होती है इसमें, ठीक है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो सुपर कंप्यूटर आता है इसमें ही, ठीक है। मल्टीपल सॉरी ए आई आर टी, मतलब ए आई और मशीन लर्निंग भी इसी में आता है हमारा। वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशन एंड ब्लॉकचेन प्रोसेसिंग एंड स्मार्टफोन एंड जीपीएस वगैरह, ये किस पे बेस्ड होते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग पे, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसके? हाई एग्जीक्यूशन स्पीड देता है सबसे पहले, इफिशिएंसी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन होता है, बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम, एंड हाईली स्केलेबल इन मल्टी कोर सिस्टम। ओके, तो ये एडवांटेज हो गए। एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉम्प्लेक्स पैरेलल प्रोग्रामिंग होती है, मतलब थोड़ा पैरेलल जो प्रोग्रामिंग होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन ओवरहेड, ठीक है, एंड हायर हार्डवेयर कॉस्ट। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की। तो अभी पैरेलल पढ़ लिया, अब डिस्ट्रीब्यूटेड भी समझो, थोड़ा थोड़ा रिलेट करना, उसमें डिफरेंस भी समझना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल वेयर मल्टीपल ऑटोनोमस कंप्यूटिंग वर्क टुगेदर एंड अपीयर एज अ सिंगल सिस्टम टू द यूजर। दी सिस्टम कम्युनिकेट थ्रू अ नेटवर्क यूजिंग मैसेज पासिंग, ठीक है। तो ये कहाँ से कम्युनिकेट करता है? मैसेज पासिंग की यूज करता है। कई सारे जो वर्क होता है वो भी मल्टीपल कंप्यूटर में वर्क होता है, लेकिन ये अपीयर होता है यूजर के लिए, वो एक सिंगल सिस्टम में अपीयर होता है। ओके, इसके अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो क्या होते हैं? ऑटोनॉमी ऑफ नोड्स, यानी ईच कंप्यूटर नोड वर्क इंडिपेंडेंटली। डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, उसमें क्या होता है? वर्क को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सब अपने अपने जो नोड होगा वो अपना अपना वर्क इंडिपेंडेंटली कर रहा होगा, ठीक है। अब आता है हमारा रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में क्या होता है? नोड शेयर स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर एंड डाटा, तो ये रिसोर्स शेयरिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद नो शेयर्ड मेमोरी, वहां पर शेयर्ड मेमोरी थी, यहाँ पर शेयर्ड मेमोरी नहीं है, तो कम्युनिकेशन ओनली थ्रू द मैसेज पासिंग, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, सिस्टम अपीयर लाइक अ सिंगल कंप्यूटर टू द यूजर, तो ये ट्रांसपेरेंसी भी होती है, सिस्टम क्या अपीयर करता है कि सिंगल कंप्यूटर की तरह अपीयर होता है यूजर के लिए, ठीक है। स्केलेबिलिटी है, न्यू नोड्स कैन बी एडेड इजिली, हॉरिजॉन्टली स्केलिंग होती है इसमें, तो कई सारे नोड क्या है जुड़ते जाते हैं, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस, फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट स्टॉप द होल सिस्टम, अगर आप एक सिस्टम में वो आ जाए, फॉल्ट आ जाए, तो पूरा सिस्टम खराब नहीं हो, क्योंकि सारे क्या इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। लोड बैलेंसिंग, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अमंग नोड्स, तो लोड बैलेंसिंग होता है। एंड हेट्रोजेनिटी, डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैन वर्क टुगेदर, ओके। तो ये हेट्रोजेनिटी है। एप्लीकेशन क्या करते हैं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, बैंक ट्रांजेक्शन होता है, ऑनलाइन गेमिंग सर्वर्स, आईओटी, बिग डाटा प्रोसेसर एंड क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क, ये सब किसमें होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में होता है। एडवांटेज की बात करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, हाईली स्केलेबल है, फॉल्ट टॉलरेंस एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो कहीं से भी ये हो सकता है। नाउ डिसएडवांटेज की बात करें तो ये मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी देता है, ठीक है, सिक्योरिटी इशू है इसके साथ, एंड हाई कम्युनिकेशन ओवरहेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन विथ क्लाउड कंप्यूटिंग, रिलेशनशिप विथ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज बिल्ट ऑन बोथ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ये तो आपने समझ ही लिया है। नाउ पैरेलल कंप्यूटिंग जो कि इंप्रूव करता है स्पीड एंड परफॉर्मेंस को इनसाइड द डाटा सेंटर्स, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है? कनेक्ट करता है मल्टीपल क्लाउड सर्वर्स को अक्रॉस द रीजन, ओके। सो अगर हम आगे देखें तो क्लाउड अचीव्स क्या करता है? ऑन डिमांड एक्सेस, हाई स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी,
रिसोर्स पूलिंग एंड हमारा आ जाता है यूटिलिटी बेस्ड बिलिंग। ओके, थ्रू दीज प्रिंसिपल्स। ओके, तो अब हमारा अगला क्या है, पैरेलल वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड का अगर हम लोग डिफरेंस समझ लें, ठीक है। तो ये तो हमारा रिलेशनशिप हो गया दोनों क्लाउड कंप्यूटिंग के बीच में। पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जो समझो डिफरेंस क्या होता है। मेमोरी के मामले में कहते हैं जो यहाँ शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों है, यहाँ पे क्या है, ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंपोनेंट की बात है, यहाँ मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, यहाँ मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि सर कंप्यूटर क्या इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा होता है, यहाँ प्रोसेसर मल्टीपल होते हैं। ओके, लोकेशन की बात है, ये सेम फिजिकल लोकेशन में होता है ये, लेकिन ये ज्योग्राफिकल सेपरेटेड भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ ज्योग्राफिकल लोकेशन का वो बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात करें तो ये शेयर्ड बस और सिस्टम के थ्रू ये पे कम्युनिकेशन होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैसेज पासिंग होती है, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी है ही नहीं क्योंकि। फोकस की बात करें तो अगर हम बात करें यहाँ परफॉर्मेंस एंड स्पीड पे करते हैं ये फोकस, और ये स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी पे करते हैं। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पर सुपर कंप्यूटर और यहाँ पर हमारा क्लाउड और हडूप क्लस्टर है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर यहाँ एआई वगैरह आ जाएगी, यहाँ पर हमारे ये वेदर फोरकास्टिंग वगैरह आ जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से बैंक ट्रांजेक्शन वगैरह भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड में आ जाएगा ना। अगला हमारा अगर सिंपल डायग्राम की बात करें तो डायग्राम यहाँ पे तुम लोग को इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, मैं डायग्राम तुम लोग को अभी दिखा देता हूँ, रुको जरा। ओके, तो समझो पैरेलल कंप्यूटिंग के डायग्राम किस हिसाब से होता है, देखो इस हिसाब से। मेमोरी एक सेपरेट रहती है, मेमोरी एक ही रहती है, प्रोसेसर क्या होते हैं, डिफरेंट ये हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पैरेलल कंप्यूटिंग का डायग्राम होता है, बिल्कुल नॉर्मल सा है, ठीक है। तो आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा, बना देना तो पेपर में थोड़ा आपका वो क्या होता है, आपका थोड़ा अट्रैक्टिव कॉपी लगेगी। ओके, बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के डायग्राम की, तो देखो इसमें क्या होता है, अलग अलग कंप्यूटर होता है, तो इसकी प्रोसेसर और मेमोरी सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। एंड ये लोग कनेक्टेड होते हैं आपस में ही, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम्हारा ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, तभी ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ओके, तो ये डायग्राम और वो डायग्राम बहुत ही ईजी है, तुम आराम से बना भी दोगे और आराम से तुम्हें याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो अगर अब हम पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की कंक्लूजन की बात करें तो ये क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल बैकबोन होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग करता है स्पीड को एंड एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। वेयरएज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या करता है, ये इंप्रूव करता है स्केलेबिलिटी को एंड फॉल्ट टॉलरेंस बाय यूजिंग मल्टीपल नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। टुगेदर दे एनेबल मॉडर्न क्लाउड प्लेटफॉर्म टू डिलीवर हाई परफॉर्मेंस ऑन डिमांड एंड रिलायबल सर्विसेज, ठीक है। तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्या क्या हो सकती है कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस सबसे पहले, ठीक है। यूजर कैन एक्सेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, स्टोरेज, सर्वर्स, नेटवर्क, एप्स वेन एवर नीडेड विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन विद सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस हमारा ये हो गया कि ठीक है। अब आता है हमारा ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस में क्या होता है, क्लाउड सर्विसेज आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट एंड कैन एक्सेस बाय थ्रू लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप फ्रॉम एनी लोकेशन। ओके, तो ये क्या है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है, तुम यहाँ किसे कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। फिर आता है हमारा रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग में क्या होता है, क्लाउड प्रोवाइडर्स पूल्स रिसोर्सेज यानी सर्वे, स्टोरेज एंड नेटवर्क टू सर्विस मल्टीपल यूजर यानी मल्टी टेनेंसी, ठीक है। रिसोर्सेज आर डायनेमिकली असाइंड एज पर डिमांड। क्लियर, तो ये रिसोर्स पूलिंग हो गया। रैपिड इलेस्टिसिटी भी होता है, स्केलेबिलिटी भी होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में, मतलब इससे इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं क्या, रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू दी वर्कलोड। फेस्टिवल सीजन पे हमें ज्यादा वर्कलोड है क्लाउड पे, तो वो क्या होते हैं, इंक्रीज कर देते हैं रिसोर्सेज को, एंड देन फिर वो डिक्रीज करके रखते हैं ताकि कॉस्ट उन्हें कम देना पड़े। यानी कॉस्ट से बात आ गया, वही चीज आ गई, मेजर सर्विस एंड पे एज यू गो, ठीक है। बिलिंग इज बेस्ड ऑन यूजेस ओनली, इफ लाइक इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की तरह, ठीक है। एग्जांपल क्या है, मेजर पैरामीटर है स्टोरेज यूज, सीपीयू आवर्स एंड नेटवर्क बैंडविड्थ, ठीक है। तो ये चीजें हमारी आ जाती है मेजर सर्विस एंड पे एज यू गो। अब हम बात करते हैं हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ये भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है, ठीक है। क्लाउड सिस्टम प्रोवाइड्स मिनिमम डाउन टाइम, डाटा रेप्लिकेशन एंड डिजास्टर रिकवरी सपोर्ट, ठीक है। तो हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। इसके बाद हम बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन एनेबल मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स ऑन अ सिंगल फिजिकल सिस्टम प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो ये वर्चुअलाइजेशन होता है बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के लिए और आइसोलेशन के लिए वर्चुअलाइजेशन, और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है क्या, वर्चुअलाइजेशन। तो दिस इज द कोर टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्लाउड। ओके, नाउ हम बात करते हैं हमारी ऑटोमेटिक अपडेट्स एंड मेंटेनेंस की। तो क्या होता है क्लाउड क्या अपने ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाते हैं और मेंटेन करके रखते हैं, हमें उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, पॉलिसी के लिए पे कर रहे होते हैं। तो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैंडल सॉफ्टवेयर अपडेट, सिक्योरिटी पैचेस एंड हार्डवेयर अपग्रेड्स, ठीक है। तो ये क्लाउड प्रोवाइड करवाते हैं ना, वही लोग ये सब मेंटेन करते हैं। तो यूजर डू नॉट वरी अबाउट मैनेजमेंट। एंड फिर हमारा आता है सिक्योरिटी। क्लाउड ऑफर करता है हमें ऑथेंटिकेशन, एनक्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल, बैकअप। तो ये सब चीजें हमें कौन देता है, हमें क्लाउड प्रोवाइड करवाता है। तो सिक्योरिटी वेरीज बाय प्रोवाइडर बट इज जनरली स्ट्रॉन्ग। अगर अब जो सिक्योरिटी क्या होती है, वेरीज कर सकती है भाई, अगर तुमने सबको अपना आईडी पासवर्ड दे रखा है
तो तुम्हारा कोई भी क्लाउड की डाटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। लेकिन वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो होती है। देन हमारा आता है मल्टी टेनेंसी। मल्टी टेनेंसी यानी मल्टीपल यूजर शेयर द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर बट डाटा रिमेन आइसोलेटेड। मतलब कि देखो, तुम भी यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो, कोई और भी यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन क्या है, डाटा सबका अलग अलग आता है, सबकी फीड में अलग अलग वीडियोस आती है, सबकी वीडियो सबके पास रहती हैं, ठीक है। इस हिसाब से मल्टी टेनेंसी। अब हम बात करते हैं आगे इलेक्ट्रिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। ये नया टॉपिक है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग में। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लाउड सिस्टम टू ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, ठीक है, सच एज सीपीयू, रैम, स्टोरेज एंड इंस्टेंस बेस्ड ऑन द रियल टाइम वर्कलोड डिमांड। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जब वर्कलोड ज्यादा होता है उस टाइम पे वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं, वही हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स में अगर कहो, जब डिमांड ज्यादा होती है तो रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाते हैं, और जब डिमांड कम होती है तो स्केल डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्केल अप स्केल डाउन यूज होता है, ठीक है। यू पे ओनली फॉर व्हाट यू एक्चुअली यूज, और तुम्हें पे भी उसी के लिए करना है जो तुम यूज कर रहे हो। तो की आइडिया बताएं अगर इलेक्ट्रिसिटी के पीछे, तो वो होता है वर्कलोड आर नॉट कांस्टेंट, यूजर्स में नीड मोर रिसोर्सेज समटाइम्स एंड फ्यूअर अदर टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का की आइडिया क्या है, मतलब जो हर जगह हर टाइम पे वर्कलोड बराबर नहीं होता है, यूजर्स को कभी कभी ज्यादा वो देना पड़ता है, ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, एंड कभी कभी वो उन्हें कम रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, कम वर्कलोड हो रहा है क्योंकि, तो वो ज्यादा पेमेंट क्यों करें, इसलिए क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। देन हमारा आता है क्लाउड ऑटोमेटिकली एडजस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कैपेसिटी विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है भाई, जो किसी ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ती, वो जाए आएगा तुम्हारे घर पे, सेटअप करेगा, फिर देन तुम्हारे क्लाउड के रिसोर्सेज बढ़ पाएंगे, कुछ स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ पाएगी, नहीं, ये ऑटोमेटिकली तुम बस अप्लाई करो तो हमारा हो जाता है, देन तुम्हें रिमूव भी कर सकते हो इसमें, इसलिए बहुत ज़्यादा वो चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। दिस प्रिवेंट करता है हमारे ओवर प्रोविजनिंग, मतलब बाइंग मोर रिसोर्सेज देन नीडेड, एंड अंडर प्रोविजनिंग इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, तो परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होती है। तो ये सब क्या करती है, मतलब प्रिवेंट करके रखता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्क कैसे करती है, तो सिंपल फ्लो में समझो, मॉनिटर वर्कलोड होता है जो कि डिटेक्ट करता है चेंजेस इन डिमांड में, ठीक है। देन ऑटो ऐड एंड रिमूव होता है रिसोर्सेज का, जिसमें यानी कि स्केल अप स्केल डाउन हो जाता है। देन फिर हमारा क्या होता है, मैच रिसोर्सेज विथ करंट लोड, फिर देन हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैच हो जाते हैं करंट लोड के साथ, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो होता है वर्क होता है, ठीक है। सबसे पहले मॉनिटर होता है, फिर ऐड होता है, फिर देन रिसोर्सेज मैच हो जाते हैं। नाउ दिस इज द जनरल इंप्लीमेंट ऑफ द ऑटो स्केलिंग सर्विस, ठीक है। तो ये जनरल वो हो गया, इंप्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जांपल की इलेक्ट्रिसिटी की, तो होते हैं ई कॉमर्स साइट ड्यूरिंग फेस्टिवल सेल्स, जैसे कि अमेजन वगैरह हो गया। टिकट्स बुक साइट ड्यूरिंग द मूवी रिलीज, जब मूवी वगैरह रिलीज होती है तब टिकट्स भी जल्दी जल्दी बुक होते हैं, तो लोग ज़्यादा विजिट कर रहे होते हैं साइट्स पर, ठीक है। एजुकेशनल पोर्टल ड्यूरिंग एग्जाम रिजल्ट, तभी हमारे AQ2 की जो साइट होती है वो डाउन हो जाती है। एंड वीडियो स्ट्रीमिंग ट्रैफिक ड्यूरिंग लाइव मैचेस, एंड फूड डिलीवरी ऐप ड्यूरिंग पीक टाइम। तो ये कई सारे एग्जांपल हैं तुम्हारे, जिसमें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यूज होती है ड्यूरिंग पीक टाइम, मोर सर्वर्स ऑटोमेटिकली एडेड, एंड आफ्टर पीक एक्स्ट्रा सर्वर्स पुट शट डाउन, ओके। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो मैंने अभी बोला था मैं, स्केल अप स्केल डाउन होता है, ठीक है। तो वर्टिकली की फॉर्म में देखो तो स्केल अप होगा या स्केल डाउन होगा, ओके। और जब हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात करें तो स्केल आउट होगा या स्केल इन होगा, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज पावर ऑफ द सेम मशीन, एड मोर रैम एंड CPU टू यूटिलाइजिंग वर्चुअल मशीन, ठीक है, VM। तो वर्टिकल इलेक्ट्रिसिटी होती है स्केल अप स्केल डाउन, एंड हॉरिजॉन्टल में होता है हमारा ऐड और रिमूव होता है नंबर ऑफ मशीन्स का, ठीक है। तो स्केल आउट स्केल इन में हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ मशीन्स को ऐड भी किया जाता है, रिमूव भी किया जाता है, और पावर इंक्रीज कर दी जाती है, डिक्रीज कर दी जाती है हमारी वर्टिकल में। तो स्केल अप स्केल डाउन, स्केल आउट स्केल इन, ओके। देन हमारा इसमें अगर हॉरिजॉन्टल एडिंग मोर सर्वर विथ व्हेन यूजर इंक्रीज, तो सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी तभी होती है जब मोर सर्वर्स तभी जोड़ते हैं जब यूजर इंक्रीज होते हैं, ओके। एडवांटेजेस की बात करें तो कॉस्ट सेविंग होता है, पे एज यू यूज, ऑटोमेटिकली रिसोर्स एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। नो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नीड होता है, किसी मैनुअल मतलब किसी बंदे की जरूरत नहीं होती है। हैंडल अनप्रेडिक्टेबल वर्कलोड एंड बेटर परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ होगी। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, चैलेंज की बात करें, तो नीड एक्यूरेट मॉनिटरिंग टूल, auto scaling configuration complexity, and sudden cost spike, it demand grow drastically and work only with cloud ready application, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसकी क्या होती है, डिसएडवांटेज में आ जाती हैं। अब हमारा क्या एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा जो कि इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या और स्केलेबिलिटी में क्या क्या डिफरेंस है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम लोग मेन की बात करें तो ऑटोमेटिक क्या करता है, एडजस्ट करता है रिसोर्सेज को, ठीक है। स्केलेबिलिटी में हम कहते हैं एबिलिटी टू हैंडल ग्रोइंग वर्कलोड, वर्कलोड वगैरह को क्या हैंडल करने के काम में आता है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी की हम टाइम की बात करें तो ये रियल टाइम होता है, डायनेमिक होता है। और अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करें तो इसका टाइम होता है प्लान्ड एंड लॉन्ग टर्म, ओके।
एक्शन की बात करें तो स्केल अप स्केल डाउन होता है, इसमें मोस्टली स्केल अप ही होता है स्केलेबिलिटी में, ठीक है। एंड बिलिंग की बात करें तो पे फॉर करंट यूज एंड ये पे फॉर प्रोविजन एंड कैपेसिटी। इसके एग्जांपल की बात करें तो ऑटो स्केलिंग वेब ऐप ट्रैफिक स्पाइक एंड एडिंग रिसोर्सेज बिफोर ग्रोथ, ये स्केलेबल हो गया, ओके। तो इलास्टिसिटी यानी कि ऑटोमेटिक शॉर्ट टर्म डिमांड चेंजेस होता है, स्केलेबिलिटी होती है प्लान एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट टिप, ओके। अगर हम शॉर्ट डेफिनेशन की बात करें तो इलास्टिसिटी इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग रिफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लाउड सिस्टम टू ऑटोमेटिकली प्रोविजन एंड डी प्रोविजन रिसोर्सेज डायनेमिकली, मतलब ऑटोमेटिकली वो प्रोवाइड भी कर देता है और हटा भी देता है रिसोर्सेज को, ठीक है। एंड देन इट हेल्प अवॉइड ओवर प्रोविजनिंग एंड अंडर प्रोविजनिंग सपोर्ट टू पे एज गो मॉडल, ठीक है। तो पे एज यू गो मॉडल में मतलब कि ये ऑटोमेटिकली जोड़ता है तो हमें पे ज्यादा करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली हटा देता है रिसोर्सेज के, मतलब वो हमारे कस्टमर या फिर ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, तो हमें पे कम भी करना पड़ता है, ठीक है। इलास्टिसिटी इज अचीव यूजिंग ऑटो स्केलिंग मशीन्स इन क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो इलास्टिसिटी अचीव की जाती है ऑटो स्केलिंग मशीन के द्वारा क्लाउड परफॉर्मेंस में, ओके। अब हमारा टॉपिक आता है एक ऑन डिमांड प्रोविजनिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये क्या चीज है? तो ऑन डिमांड प्रोविजनिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो ऑन डिमांड प्रोविजनिंग इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग फीचर दैट अलाउ यूजर टू इमीडिएटली रिक्वेस्ट एंड ऑब्टेन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, मतलब इमीडिएट तुम रिक्वेस्ट करो और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एक्सेस करो वेन एवर दे आर नीडेड, ओके, विदाउट रिक्वायरिंग हेल्प ऑफ फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर विदाउट लॉन्ग सेटअप टाइम, ओके। तो ना तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा सेटअप करने में, ना तुम्हें किसी प्रोवाइडर की हेल्प लेनी पड़ेगी, बस तुम रिक्वेस्ट भेजो एंड एक्सेप्ट करो। रिसोर्सेज कैन बी वर्चुअल मशीन हो सकते हैं, स्टोरेज हो सकते हैं, डाटाबेस हो सकते हैं, नेटवर्किंग हो सकती है एंड एप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे रिसोर्स होते हैं जो कि हम लोग ऑन डिमांड प्रोविजनिंग में यूज़ करते हैं। यूजर्स एक्टिव यूज एंड रिलीज रिसोर्सेज थ्रू द इंटरनेट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ओके। इट सपोर्ट पे एज यू गो मॉडल, यू ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज, ओके। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में तो हर जगह ये चीज़ होती ही है, इसका मतलब कि हम तुम उतना ही पे करोगे जितना तुम्हें यूज करना है। सिंपल मीनिंग अगर बात करूं तो इन क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड प्रोविजनिंग मीन्स गेटिंग द रिक्वायर्ड आईटी रिसोर्सेज इंस्टेंटली व्हेन यू नीड देम एंड स्टॉपिंग देम व्हेन यू डोंट, ठीक है। तो ये चीज हमारी हुई ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। इसके बाद अगर हम बात करें आगे ऑन डिमांड प्रोविजनिंग की, तो कैसे ये वर्क करता है? देखो, यूजर रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज को, जैसे वीएम स्टोरेज एंड ऐप वगैरह को रिसोर्स करता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या करता है ऑटोमेटिकली एलोकेट कर देते हैं रिसोर्स को, यूजर स्टार्ट करता है उसे यूज करना, ठीक है। व्हेन नॉट रिक्वायर्ड यूजर रिलीज कर देता है रिसोर्सेज को, और बिलिंग इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल यूजेज टाइम, और जितने टाइम तुमने यूज किया उतने टाइम में तुम्हारी बिलिंग हो जाती है। तो इसमें क्या क्या चीजें मिल जाती है? नो मैनुअल इंस्टॉलेशन, नो हार्डवेयर परचेज एंड नो फिजिकल सेटअप, समझ रहे हो? ये सारी चीजें होती हैं जो कि तुम्हें मिल जाती है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना, मतलब ना कोई बंदा आएगा सेटअप करने के लिए, किसी चीज़ को इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर तुम्हें खरीदना पड़ेगा, और नो कोई फिजिकल सेटअप भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें एग्जांपल्स ऑन ऑन डिमांड प्रोविजनिंग की, जिसमें हमारा आता है तो क्रिएट अ वर्चुअल मशीन इन AWS एज़्योर GCP, वर्चुअल मशीन जब बनाते हो तो इन सब चीज़ों पे इंक्रीज करते हो स्टोरेज को गूगल ड्राइव वगैरह पे इंस्टेंटली, ठीक है। स्टार्टिंग करते हो एक्स्ट्रा सर्वर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल सेल्स ट्रैफिक पे, एलोकेट करते हो एक्स्ट्रा रैम और क्लाउड VM वगैरह को, ठीक है। एक्टिवेट करते हो क्लाउड डाटाबेस सर्विस टेम्परली को, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमारी क्या एग्जाम्पल है। फीचर्स की बात करें तो ये सेल्फ सर्विस एक्सेस होता है, इंस्टेंट अवेलेबिलिटी होती है, ऑटोमेटेड रिसोर्स अलोकेशन होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो नो ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब किसी बंदे की जरूरत, नो मैनुअल यूज, इसका फिर आता है मेटर बिलिंग एंड इलास्टिसिटी एंड स्केलेबल होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो नो अपफ्रंट हार्डवेयर कॉस्ट होती है, सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स, हाई फ्लेक्सिबल होता है, बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन होता है, एंड सपोर्ट करता है हमारे स्टार्टअप्स एंड ग्रोइंग बिजनेसेस को, एंड फास्ट एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट होता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, कॉस्ट में बी इंक्रीज इफ नॉट मॉनिटर्ड एंड रिक्वायर इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न होता है, रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल ओवर प्रोविजनिंग होता है, ओके। तो ये हमारे डिसएडवांटेज हो गया। अगर हम रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करें तो इलास्टिसिटी, ऑटो स्केलिंग, रिसोर्स पूलिंग एंड पे ऑफ्टन आस्क टुगेदर, ये सब साथ में ही चीजें आ जाती है जो कि तुम्हें पता चलेगा। ऑटो स्केलिंग पढ़ चुके हम, इलास्टिसिटी पढ़ चुके हैं, रिसोर्स पूलिंग एंड पे एज यू गो मॉडल भी हमने समझ लिया, ठीक है। तो अगर हम अगर शॉर्ट लाइन में इसे समझे आराम से, ऑन डिमांड प्रोविजनिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग रिफर टू द capability of providing computing resources such as server, storage, application and network, ठीक है। कौन कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग, पहली बात तो क्या क्या प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर रिसोर्स प्रोवाइड करता है, इसमें आता है सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क एंड एप्लीकेशंस, ओके। So instantly whenever they are required by the user, the resources are automatically allocated and released through the internet
एंड आर बिल्ड एज यू पे पर यूज बेसिस, ठीक है। तो उतना ही तुम्हें बिल करना है जितना तुमने यूज किया है। इट एलिमिनेट द नीड ऑफ मैनुअल सेटअप एंड रिड्यूस द हार्डवेयर कॉस्ट, और ये एलिमिनेट कर देता है मैनुअल सेटअप को, रिड्यूस करता है हार्डवेयर कॉस्ट को, ठीक है। तो ये है तुम्हारा जो यूनिट 1 है उसे कंप्लीट करवा दिया हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हाँ शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी थोड़ा पढ़ ले और तुम भी पढ़ लो। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो के 10 मिनट बाद ही अगली वीडियो आ जाएगी, 10 मिनट या आधे घंटे बाद। तो बस बने रहो, चैनल पूरी वीडियो सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, तो टेंशन मत लो, आराम से अच्छा पेपर जाएगा। ओके।